गौतम प्लीज, हमें एक बार थोड़ा सा ग्लूकोज चढ़ाने दीजिए। आप बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। डॉक्टर के समझाने पर भी गौतम सीधा मना कर देता है। मैंने कहा ना डॉक्टर, मुझे कोई ग्लूकोज नहीं चाहिए, कोई दवा नहीं चाहिए और खाना पीना भी नहीं खा सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर गौतम स्ट्रेचर से सीधा उठकर बैठ जाता है। स्वास्तिका और डॉक्टर गौतम को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अपनी मन्नत के चक्कर में वो खुद की जान ले लेगा, लेकिन गौतम उनकी बातों को इग्नोर करके उठकर सीधा अंजलि के वार्ड की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ वंश और विवान को गौतम के ड्राइवर ने उसके घर पर ड्रॉप कर दिया था। वंश और विवान आपस में प्लानिंग बनाते हैं कि वो किस तरह से अपना मिशन शुरू करेंगे। तभी विवान कहता है, मैं रिया मम्मा के कमरे में जाऊंगा और चुपके से उनकी पर्स से कुछ पैसे निकालूंगा। तुम हमारे रूम में जाकर एक बैग में कुछ कपड़े भर लेना। पता नहीं कितनी दूर है हिमालय पर्वत, कब तक पहुंचेंगे कुछ पता नहीं है। प्लान के मुताबिक वंश और विवान घर के अंदर जाते हैं। यहाँ रिया अपने कमरे में सिगरेट का धुआं उड़ा रही थी। उसे पता नहीं था कि विवान और वंश घर पर आ चुके थे। तभी विवान चुपके से दरवाजा खोलकर रूम में घुसता है। रिया ने खिड़की की तरफ अपनी कुर्सी लगाई हुई थी। विवान उसके पीछे से उसकी पर्स की तरफ जाने लगता है, लेकिन रिया को अचानक से कुछ महसूस होता है। जब वो पलटकर देखती है तो विवान एकदम से घबराकर सीधा खड़ा हो जाता है। तुम? रिया जल्दी से उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो शराब के नशे में थी, इसीलिए लड़खड़ाने लगती है। ये देखकर विवान हैरान रह जाता है। मम्मा, आपने ड्रिंक की है क्या? आप सिगरेट भी पीते हो? ये देखकर रिया जल्दी से अपनी सिगरेट को बुझाकर दूर फेंक देती है और कहती है, नहीं, ये यहाँ पर पड़ी हुई थी तो मैं देख रही थी क्या है। रिया के बात करने के तरीके में भी घबराहट शामिल थी। तभी वो घबराते हुए पूछती है, तुम लोग कब आए? वंश कहाँ पर है? तब विवान कहता है, वो हमें पापा के कहने पर ड्राइवर अंकल छोड़कर गए हैं। फिर वो आगे कहता है, रिया मम्मा, हमें खिलौने लेना है, उसके लिए पैसे चाहिए। तब रिया थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती है, खिलौना? कैसा खिलौना? और पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? जाकर ड्राइवर को बोल दो, वो दिला देंगे। तभी विवान कहता है, नहीं नहीं, वो फिर अपनी मर्जी से दिलाएंगे, हमें खुद ही पसंद करने हैं, प्लीज। लेकिन रिया मना कर देती है और कहती है, नहीं, तुम्हारे हाथ में पैसे नहीं मिलेंगे, अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। लेकिन विवान अपनी जगह पर खड़ा रहता है। तब रिया कहती है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि विवान की आंखों में देखकर रिया ये समझ गई थी कि उसके दिमाग में कोई खुराफात चल रही है। तभी विवान कहता है, पापा को नहीं पता है ना कि आप ड्रिंक करती हैं और सिगरेट पीती हैं? ये सुनते ही रिया एकदम से हैरान होकर कहती है, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? तभी विवान कहता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि आप तो बिल्कुल मम्मा की तरह हो गई थी ना, लेकिन अभी तो आप। ये कहते हुए विवान कमरे में अपनी नजर घुमाता है। तभी टेबल पर रखी शराब की बोतल पर उसकी नजर जाती है। ये देख रिया समझ जाती है कि विवान उसकी ये सारी बातें गौतम से कहने की सोच रहा है। ये देखकर रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे गुस्से में कहती है, विवान, चलो अपने कमरे में जाओ। तब विवान अपना मुंह बनाकर कहता है, ठीक है, फिर जैसी आपकी मर्जी। लेकिन जिस तरीके से विवान ने ये बात कही थी, उससे रिया को समझ आ जाता है कि वो गौतम को जाकर शिकायत लगाने वाला है। एक मिनट रुको। रिया उसे रोकती है और कहती है, कितने चाहिए? तब विवान जल्दी से अपने दिमाग में कैलकुलेट करता है और कहता है, 10,000 की गेम है वो। एक्चुअली एक नया कंसोल आया है मार्केट में, जो 2024 का नया मॉडल है। इससे पहले कि विवान और ज्यादा एक्सप्लेन करता, रिया कहती है, ठीक है ठीक है, डिटेल नहीं चाहिए। फिर रिया कबर्ड के पास जाकर अपना पर्स खोलती है और 10,000 निकालकर विवान को देते हुए कहती है, बच्चों के हाथ में कैश नहीं दिया जाता है, इसीलिए मना कर रही थी, दोबारा नहीं मांगना। तब विवान मुस्कुरा कर कहता है, ओके। फिर वो जल्दी से वहां से निकलता है। यहाँ वंश ने जल्दी से अपने सारे कपड़े पैक कर लिए थे।
और वो विवान का इंतजार कर रहा था। विवान के आते ही सबसे नजर बचाकर विवान और वंश घर से बाहर निकलते हैं। पैसे मिल गए? वंश पूछता है। तब विवान बहुत ही गर्व के साथ उसे नोटों का बंडल दिखाते हुए कहता है, मम्मा सिगरेट पी रही थी, मैंने उन्हें ब्लैकमेल कर दिया, इसीलिए उन्हें पैसे देने पड़े। ये सुनते ही वंश कहता है, अरे बाप रे, इतना डेंजरस काम। तब विवान कहता है, ये सब बाद में देखेंगे, सबसे पहले मम्मा को बचाना जरूरी है, चलो चलते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में गौतम अंजलि के पास उसका हाथ पकड़कर बैठा होता है। वो बहुत इमोशनल होकर अंजलि से बातें कर रहा होता है। ये तो गलत बात है ना अंजलि, ये तो चीटिंग हो गई। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो हम लोगों के साथ? तुम्हारे बिना मेरा, वंश का और विवान का क्या होगा? जैसे ही गौतम ये बात कहता है, अचानक से मॉनिटर पर कुछ ब्लिप होने लगता है। गौतम एकदम से हैरान हो जाता है। वहीं उसे समझ आ जाता है कि अभी अभी कुछ तो हुआ है। शायद अंजलि किसी बात पर रिएक्ट कर रही है। अंजलि, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या अभी अभी तुमने कुछ बताने की कोशिश की है? पर अंजलि की आंखें एक टक हवा में ही दिखती रहती हैं। उसकी आंखों की पुतलियां भी अब कोई हरकत नहीं कर रही थी। बेजान बर्फ की तरह पड़ी अंजलि, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। लेकिन गौतम एक बार फिर से कोशिश करते हुए कहता है, अंजलि, ऐसा क्या कह रहा था जिससे तुमने अभी अभी कुछ किया? मतलब जब मैं अपनी और बच्चों की बात कर रहा था। जैसे ही गौतम ये बात कहता है, एक बार फिर से मॉनिटर ब्लिप होने लगता है। तब गौतम बड़े गौर से मॉनिटर को देखता है और एक बार फिर से कहता है, क्या तुम्हें वंश और विवान को देखना है? तभी एक बार फिर से मॉनिटर पर ब्लिप होता है और गौतम समझ जाता है कि अंजलि बच्चों के नाम पर रिएक्ट कर रही है। ये सोचकर गौतम कहता है, अंजलि, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी बच्चों को लेकर आता हूँ। ये कहकर गौतम जल्दी से वार्ड के बाहर निकलता है और जहाँ पर स्वास्तिका बैठी हुई थी वहां जाता है। गौतम स्वास्तिका से कहता है, स्वास्तिका, अंजलि बच्चों के नाम पर रिएक्ट कर रही है। पर स्वास्तिका बैठे बैठे इतनी थक गई थी कि वो आधी नींद में जा चुकी थी। लेकिन जैसे ही गौतम ने ये बात कही तो वो बोली, हाँ मैं जानती हूँ, जब वंश और विवान उससे बात कर रहे थे तो भी उसने कुछ रिएक्ट किया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने मेरी बात को नहीं समझा। ये सुनकर गौतम समझ जाता है कि वंश और विवान ही है जो शायद अंजलि को दोबारा उठा सकते हैं, उसे वापस होश में ला सकते हैं। शायद उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी थी। ये सोचकर गौतम जल्दी से रिया को फोन लगाता है। तभी रिया अपना फोन रिसीव करती है। हाँ गौतम, क्या हुआ? गौतम कहता है, मैंने बच्चों को ड्राइवर के साथ घर पर भेजा था, पहुंच गए क्या? रिया ने जवाब दिया, हाँ वो यहीं पर है, क्या बात है? तभी गौतम हड़बड़ाहट में कहता है, मैं उन्हें लेने के लिए किसी को भेज रहा हूँ, अंजलि बच्चों के नाम पर रिएक्ट कर रही है। इधर गौतम पूरी तरह बेचैन हो चुका था। उसे जितनी जल्दी हो सकता था वंश और विवान को अंजलि के सामने लाना था, लेकिन वंश और विवान तो कब के निकल चुके थे। इस बात से बेखबर रिया कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भेज देती हूँ। ये कहकर रिया फोन काटती है और फिर खुद में बड़बड़ाती है, धत तेरी की, ये क्या बुरी खबर सुनने को मिल रही है। फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए रिया वंश और विवान को बुलाने के लिए उनके कमरे में जाती है। वहां पर उन्हें ना पाकर वो वापस आकर मेड से पूछती है, वंश और विवान कहाँ पर है? तब मेड कहती है, दीदी वो दोनों तो अभी अभी बाहर गए हैं। ये सुनकर रिया कंफ्यूज हो जाती है, अभी तक वो आए नहीं अपना सामान खरीद कर। तब मेड कहती है, दीदी वंश बाबा के कंधे पर तो एक बड़ा सा बैग भी था, काफी देर हो गई अब तो उन लोगों को निकले हुए। ये सुनते ही रिया एकदम से घबरा जाती है और अपना दिमाग चलाने लगती है, आखिर ये बच्चे क्या कर रहे हैं? उनके चक्कर में कहीं गौतम मुझसे सवाल जवाब ना करने लगे, ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदारी वाली हरकत हो जाएगी। आखिर इसका जवाब वो कैसे देगी? ये सोचकर रिया टेंशन में आ जाती है। यहाँ वंश और विवान अपने घर से काफी दूर आ चुके थे। अरे यार, कैब बुक ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। विवान टेंशन में आकर उससे कहता है। उसको परेशान देखकर वंश कहता है, तो फिर ऐसे ही कोई ऑटो रिक्शा या टैक्सी ले ले क्या?
तभी दोनों बच्चों को कुछ दूर खड़ा एक ऑटो रिक्शा दिखाई देता है। ऑटो रिक्शा वाला अपनी ऑटो में आराम से सो रहा था। वंश और विवान वहां जाकर उससे कहते हैं, अंकल, अंकल उठो ना, क्या आप हमें स्टेशन छोड़ सकते हो? आधी नींद से उठकर ऑटो रिक्शा वाला दोनों बच्चों को देखता है, लेकिन उन दोनों के अलावा आसपास कोई दिखाई नहीं देता। तभी वो पूछता है, मम्मी पापा कहाँ है बेटा? बच्चे काफी छोटे थे, इसलिए ऑटो रिक्शा वाला भी सोच में पड़ गया। ऑटो रिक्शा वाले की बात को इग्नोर करते हुए विवान कहता है, हमें रेलवे स्टेशन छोड़ दो ना, हमें हिमालय पर्वत जाना है। ये सुनकर ऑटो रिक्शा वाला कंफ्यूज हो जाता है, क्या हिमालय पर्वत? तब दोनों बच्चे अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं। ये सुनकर ऑटो रिक्शा वाला समझ जाता है कि दोनों बच्चे अपने घर से शायद बिना किसी को बताए निकले हैं। तभी वो कहता है, ठीक है बेटा, बैठ जाओ, मैं ले चलता हूँ आप लोगों को स्टेशन। वो ऑटो रिक्शा वाला जल्दी से ऑटो स्टार्ट करता है। वंश और विवान उसमें बैठ जाते हैं। वहीं ऑटो रिक्शा ड्राइवर की आंखों में कुछ तो गलत दिखाई दे रहा था। फिर वो अपनी जेब से फोन निकालता है और किसी का नंबर डायल करता है। ऑटो रिक्शा चलाते हुए ही वो धीमी आवाज में किसी से बात करते हुए कहता है, हाँ हेलो पिक्कू भाई, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ जिस आदमी से वो ऑटो वाला बात कर रहा था, वो दरअसल चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वाला आदमी था, जो बच्चों को अगवा करके उनसे भीख मंगवाता था। हाँ बोल प्रदीप, कैसा है? तब ऑटो रिक्शा वाला कहता है, 6-7 साल के 2 लड़के हैं, कितना मिलेगा? दूसरी तरफ से बिक्कू कहता है, हाथ पैर सही सलामत है या टूटे हुए हैं? तभी रिक्शा वाला कहता है, नहीं, टूटे हुए तो नहीं है, तोड़ना पड़ेगा, बाकी आप देख लेना क्या क्या करना है। तभी वंश और विवान के लिए बिक्कू कहता है, हाँ ठीक है, लिया, 50-50 हजार एक एक लड़के का दे दूंगा। ये सुनकर रिक्शा वाले के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन वंश और विवान को शक होने लगता है कि शायद ऑटो रिक्शा वाला सही आदमी नहीं है। तभी वंश विवान के कान में कहता है, अंकल किससे बात कर रहे थे फोन पर? तब विवान कहता है, पता नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वंश उस ऑटो वाले से कहता है, अंकल आप यहीं पर रुक दीजिए, हम घर पर कुछ भूल आए हैं, हमें वापस जाना होगा। लेकिन ऑटो रिक्शा वाला वंश और विवान की बात सुनता ही नहीं है, वो बस रिक्शा चलाता ही जा रहा था। तभी वो दोनों फिर से कहते हैं, अंकल हम आपसे रुकने के लिए कह रहे हैं, आप प्लीज गाड़ी रोक दीजिए, हमें वापस जाना है। पर ऑटो रिक्शा वाला स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये देखकर वंश और विवान बुरी तरह से डर जाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में अंजलि के मॉनिटर पर उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी थी। स्वास्तिका और गौतम ये देखकर हैरान हो गए कि अचानक से अंजलि को क्या होने लगा। गौतम ये सोचकर पैनिक करने लगता है। तभी वो कहता है, मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, मैं भी आता हूँ। ये कहकर गौतम डॉक्टर के पास जाने के लिए दौड़ता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंजलि की बॉडी जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, ये अच्छी बात थी या बुरी बात। लेकिन कहीं ना कहीं अंजलि की आत्मा और उसका मन अपने बच्चों पर आई आफत पर रिएक्ट कर रहा था।